आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होती है कि थोड़ी कम होती है? हैंड फ्री लगा लिया करूँगी कि वो थोड़ा सा माइक दूर है। अच्छा, बेसिकली आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली रिलेटेड है कि जुपिटर लैब हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, और आज की क्लास में हमने एरर हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग ये 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन से मेजर 4 पिलर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग एग्जांपल्स देखेंगे कि कोडिंग के थ्रू हम किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एनाकोंडा में यहाँ पे सर्च बार में एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इसको हमने सर्च करना है तो हमारे पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जो कि पहले भी आपको दिखाया गया। इस पे आप सिंपल लिखें जुपिटर लैब, या आप लिख के इसमें एंटर करेंगे तो आपके पास जुपिटर लैब अगर तो इंस्टॉल है, नॉर्मली ये बेस इन्वायरमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है, तो ये आपके पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी जो लैब। और अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब की कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, वो मैं आपको गिटहब के अंदर शेयर कर दूँगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। नॉर्मली ये बेस इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जो अब हमने एनाकोंडा के वर्जन्स देखे हैं। अब अच्छा, ये जैसे ही आपने जुपिटर लैब लिखा तो ये एक सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको आपने क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको आप मिनिमाइज़ कर दें, ये ऐसे ही चलता रहेगा और आपके पास ये जुपिटर लैब इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो जुपिटर लैब आपके सामने स्टार्ट हुआ है, अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने पाईचार्म पढ़ा है, IDE पाईचार्म को देखा है, और एक हमने जुपिटर नोटबुक देखा है। जुपिटर नोटबुक और पाईचार्म में डिफरेंस ये है कि जुपिटर नोटबुक में सेल बाय सेल हमारे पास आ रहा होता है कोड, हम सेल बाय सेल लिखते हैं और आउटपुट भी हमारे पास सेल बाय सेल आता है, जबकि पाईचार्म में हमारे पास पूरी की पूरी फाइल का एज अ होल आउटपुट आता है, कंप्लीट आउटपुट एक ही दफ़ा में कमांड लाइन के अंदर आता है। अब जुपिटर लैब को, अगर जो जुपिटर नोटबुक हमारे पास होती है उसके अंदर एक मसला ये है, अगर मैं जुपिटर नोटबुक आपके सामने यहाँ पर ओपन करूँ, ये मैंने जुपिटर नोटबुक भी इसके साथ ही ओपन कर ली और ये साथ जुपिटर नोटबुक भी ओपन हो जाएगी। अब जुपिटर नोटबुक में कोई भी हमारे पास नोटबुक है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जो जुपिटर नोटबुक है ना, अब ये मेरे पास जुपिटर लैब है और ये जुपिटर नोटबुक है। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस पहले बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, हम क्यों आज जुपिटर लैब इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो तो फिर हम जुपिटर लैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी जुपिटर लैब हमें ज़्यादा ईजीनेस दे रही होती है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर नोटबुक। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जुपिटर नोटबुक है, तो मैंने ये बैच 13 पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक नोटबुक है, इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास नोटबुक ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये नोटबुक ओपन होगी तो आप देख सकते हैं कि ये नोटबुक एक न्यू पेज के अंदर ओपन होगी। ये मेरे पास एक न्यू पेज है, एक न्यू वेब पेज है ना, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ये जो नोटबुक है, ये जो मेरी फ़ाइल ओपन हुई है एडवांस फंक्शन एंड लूप्स की, इसके साथ कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, यानी ये किस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है और इसके साथ और मज़ीद कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो क्या यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है? नहीं ना आ रहा ना, मुझे बैक जाना पड़ेगा दूसरे टैब पे। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अच्छा इसके साथ और कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर इस टैब में नज़र नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उनमें कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, इस टाइम पे हमने कौन सी फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं है, मुझे इसके लिए बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि ये डायरेक्टरी है और इसके बाहर कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इस यानी इसके बैक पे जाना पड़ेगा इस तरह से, तब मुझे जाके पता चलेगा कि अच्छा ये इसके बाहर डायरेक्टरीज़ हैं। तो ये डायरेक्टरीज़ का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे सामने विजिबल नहीं हो रहा होता किसके अंदर, जुपिटर नोटबुक में, ठीक है। जबकि जुपिटर लैब के अंदर अगर आप देखें तो जुपिटर लैब में, ये हमारे पास जुपिटर लैब है, तो जुपिटर लैब में आप देखें कि ये मेरे पास सारे का सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल हो रहा है, नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे डायरेक्टरीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ
13 पे। तो अब ये डायरेक्टरी ओपन हो गई, इसके अंदर मेरे सामने विजिबल हो रहा है ये मेरे पास 2 फाइल्स हैं, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सामने ये जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी एज इसी तरह से जैसे जुपिटर नोटबुक में ओपन होती थी, ठीक है। और ये मेरे पास सेल बाय सेल कोड आ गया और यहाँ पर इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर इस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल है। यहाँ पर ये उसने बताया हुआ है AI बैच 13 की डायरेक्टरी में हम, और इसके अंदर 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस फाइल को क्लिक करूँगा तो ये फाइल मेरे पास एक अलग टैब में यहाँ ओपन हो जाएगी, दूसरी फाइल मेरे पास यहाँ है और यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी विजिबल है, बिल्कुल सेम जैसे कि पाईचार्म में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि यहाँ पर हम सेल बाय सेल भी कोड कर सकते हैं। पाईचार्म में पूरे के पूरे प्रोग्राम में इकट्ठा कोड करते थे। तो ये फ़ायदा है हमारे पास जुपिटर लैब का। तो क्लियर हो गया जुपिटर लैब क्या होती है, कि अगर हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देखना हो साथ तो फिर हम क्या करते हैं, जुपिटर लैब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, वरना हमें बैक जाना पड़ता है। तो आज का चूँकि हमारा जो काम है वो एरर हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, तो फाइल हैंडलिंग की वजह से मैं जुपिटर लैब पे स्विच हुआ हूँ कि जुपिटर लैब में फाइल हैंडलिंग के साथ हमें फाइल्स का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा कि किस फाइल को हम रीड कर रहे हैं, किस फाइल को राइट कर रहे हैं, कहाँ वो फाइल किस पाथ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक, जैसे मैंने इन दोनों को क्लोज किया तो मेरे पास सबसे पहले ये एक आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले वाली ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक करना है पाइथन 3 IPY कर्नल। यही चीज़ थी जिसको हम जुपिटर नोटबुक में भी क्लिक करते थे। न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 IPY कर्नल की एक ऑप्शन होती थी, उसे क्लिक करते थे तो न्यू नोटबुक बन जाती थी। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म में आ रही है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। ये एक न्यू नोटबुक है, इसका हम नाम रख लेते हैं। ये न्यू नोटबुक देखें आप यहाँ पे शो हो गई है, इसका अब हम नाम रखते हैं। राइट क्लिक किया इस पर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने रीनेम पे क्लिक किया, तो जैसे ही रीनेम पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं इसका नाम रख सकता हूँ कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एरर हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग आ गया, ठीक है। और इसके साथ और क्या हम पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। ये 2 चीज़ें मेरे पास आ गई, मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये वाली फाइल बन गई, ठीक है। और ये नोटबुक यहाँ पर बन चुकी है। अच्छा, ये सबको क्लियर है, विजिबल है इजीली, इतना कि अगर थोड़ा है तो वो जूम भी किया जा सकता है, ठीक है। विजिबल है ना सबको, ये कोड भी। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि जुपिटर नोटबुक में अवेलेबल होती थी, बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। यानी फ़ाइल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल का स्ट्रक्चर ख़त्म भी हो जाएगा, इस पर जाएंगे तो ये फाइल का स्ट्रक्चर ऐड भी हो जाएगा। यहाँ से ही हम कोई न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई न्यू फोल्डर बनाना है तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं। इसी जगह से कोई चीज़ अपलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हम थोड़ा बैक चले जाएंगे इससे, यानी इस डायरेक्टरी में हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। ये हमें सारे फोल्डर्स और उसके स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं अपनी एरर हैंडलिंग्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्क डाउन बनाता हूँ और मार्क डाउन में मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ कि सबसे पहले हम एरर हैंडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा, एरर्स होती क्या हैं, एरर्स किसे कम कहते हैं, आप एरर्स को किस तरह से स्टडी समझेंगे कि एरर्स क्या होती हैं। बग्स, हमारे प्रोग्राम में जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग करने के दौरान हमारे प्रोग्राम में जो भी बग्स आती हैं, यानी हमारे कोड के अंदर जो भी बग्स आती हैं उनको हम एरर्स कहते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं हमारे कोड में जो भी एरर्स आती हैं उनको हम बग्स कहते हैं, ठीक है। एरर का मतलब, एरर कब आती हैं, जब हमने कोड सही नहीं लिखा होता, ठीक है। अब जो एरर्स होती हैं ये बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। हमारे पास जो एरर्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एरर्स जितनी भी हमारे पास होती हैं वो 3 तरह की होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। या तो अगर कोई एरर होगी वो 3 तरह की एरर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। या तो अगर हमारे पास कोई एरर होगी वो होगी एक सिंटैक्स एरर, ठीक है। या अगर वो एरर होगी तो वो हमारे पास रन टाइम एरर होगी, ठीक है। या अगर हमारे पास कोई एरर होगी तो वो लॉजिकल एरर होगी, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास एरर्स होती हैं, ठीक है।
ठीक है। तो 3 तरह की हमारे पास एरर्स होती हैं, या तो सिंटैक्स एरर होगी, या लॉजिकल एरर होगी, या रन टाइम एरर होगी। 3 तरह की हमारे पास एरर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स एरर क्या है कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट होती है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा और मैंने इसको चलाया तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट के स्पेलिंग क्या हैं, PRINT, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या है कि आगे हमने क्या करना है कि प्रिंट की ग्रामर, इसका रूल ये कहता है कि इसमें 2 ब्रैकेट्स लगानी है, राउंड ब्रैकेट्स, और अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख देना। अब अगर मैं यहाँ पर इसके स्पेलिंग की मिस्टेक कर दूँ, PRIN लिख दूँ और T ना लिखूँ, तो इस केस में मेरे पास जब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास एक एरर आएगी। इस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी रूल की वोलेशन करता हूँ, रूल ये है कि स्पेलिंग प्रिंट होने चाहिए, मैंने वोलेशन की, मैंने स्पेलिंग नहीं लिखते, प्रिंट के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, रूल की वोलेशन की, तो इस एरर को हम कहते हैं दिस इज़ अ सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम एरर। नेम एरर का मतलब ये भी एक तरह की सिंटैक्स एरर है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, कोई नेम गलत लिखा है। किस चीज़ का नेम गलत लिखा है, फंक्शन का नाम गलत लिखा है ना, तो यहाँ पर इसने इसको कहा कि ये एक नेम एरर है। नेम एरर भी सिंटैक्स एरर में ही आती है। सिंटैक्स एरर थोड़ी सी जेनेरिक है और नेम एरर स्पेसिफिक है। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसी चीज़ को पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट के स्पेलिंग तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये चीज़ ख़त्म कर दी यहाँ से, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पर कौन सी एरर आ रही है, क्या एरर लिखा हुआ है, सिंटैक्स एरर। यानी उसने यहाँ पर कहा कि भाई ये वाली जो एरर है ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि रूल ये कहता है कि स्ट्रिंग को इनक्लोज होना चाहिए सिंगल या डबल कोट्स में, लेकिन रूल की खिलाफ वर्जी की ना, तो उसने यहाँ पर कह दिया कि ये आपने रूल की खिलाफ वर्जी की, सो ये हमारे पास एक सिंटैक्स एरर होगी, ठीक है। तो नेम एरर भी सिंटैक्स एरर ही होती है, लेकिन उसकी फर्दर टाइप है। पाइथन के अंदर उसकी फर्दर टाइप उन्होंने बना दी। वो कब आएगी, जब हम किसी फंक्शन का, किसी वेरिएबल का, किसी चीज़ का नाम गलत लिखेंगे, ठीक है। और सिंटैक्स एरर तब आएगी जब हम कोई कोमा मिस करेंगे, सेमीकोलन मिस करेंगे, कोट मिस करेंगे, ब्रैकेट मिस करेंगे, इस तरह की कोई चीज़ हम मिस करेंगे तो फिर हमारे पास स्पेसिफिकली सिंटैक्स एरर आएगी। जेनेरिकली इन दोनों को सिंटैक्स एरर ही कहा जाता है। अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो इन दोनों को सिंटैक्स एरर ही कहा जाता है, लेकिन पाइथन में थोड़ी स्पेसिफाई कर दी कि अगर नाम के स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर नेम एरर होगी, और अगर हम कोई कोमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, इस तरह की कोई चीज़ मिस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगी, वो सिंटैक्स एरर होगी। तो इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है, ये एरर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसी एरर होती है जो कि सिंटैक्स की वजह से नहीं आती। हमारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हम कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने का कह रहे होते हैं जो कि इलीगल होता है, जो कि कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 0, ये मैंने कहा। अब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड किया जा सकता है। मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है, कैलकुलेटर से भी अगर आप डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है, नहीं ना आता ना। तो ये चीज़ मैथ के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैथमेटिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम इस तरह की कोई कमांड देते हैं तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो एरर आई है इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें वो काम ही कंप्यूटर के लिए क्या है, एक इम्पॉसिबल सा काम है। इम्पॉसिबल है ना, अनफिजिबल है कि कंप्यूटर इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैथ के अंदर ही पॉसिबल नहीं है। तो इस केस को हम कहते हैं दिस इज़ अ रन टाइम एरर, ठीक है। तो रन टाइम एरर की समझ आ गई, रन टाइम एरर क्या होती है। तो यहाँ पर मैं इसके कमेंट्स भी दे देता हूँ कि दिस इज़ रन टाइम एरर, ठीक है। और इसके स्टार्ट पे हम कह देते हैं कि ये नेम एरर है, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम गलत लिखा है, नेम एरर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर कह देते हैं कि दिस इज सिंटैक्स एरर, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई, डिफरेंट एरर्स क्या होती हैं। अब उसके बाद एक होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करने के बाद मैंने 2 नंबर्स ऐड करवाने हैं। मेरे पास एक x वेरिएबल है, उसमें मैं 10 रखा हुआ है, एक मेरे पास y वेरिएबल है, उसके अंदर 5 रखा हुआ है, और मैं x + y, ये 2 चीज़ें मैं क्या करना चाहता हूँ,
प्रिंट करवाना चाहता हूँ x प्लस वाई, यानी दोनों को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों को प्लस करके मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा x प्लस वाई। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। अब मैंने प्लस करवाना था लेकिन गलती से जल्दी जल्दी में मुझसे माइनस लिखा गया, ठीक है। तो अब मैं जब इस कोड को चलाऊँ, गलती में लिखा गया, तो क्या मुझे कोई एरर आएगी? अब मैंने तो प्लस करवाना था, ठीक है, गलती से मुझसे माइनस लिखा गया, तो कंप्यूटर मुझे नहीं बताएगा, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं बताएगी कि आपने यहाँ पे एरर किया है, क्योंकि हमारा कोड तो ठीक है, ये हमारी अपनी माइंड की गलती है या हमारी अपनी मिस्टेक है जिसके बारे में वो हमें नहीं बता सकता, ठीक है। तो 10 माइनस 5, ये तो 5 होना चाहिए, 10 प्लस 5 15 होना चाहिए, तो मेरे पास आंसर 5 आ रहा है। मुझे इस आंसर को देख के पता चलेगा कि मैंने कोई ना कोई गलती की है, जबकि प्रोग्रामिंग में कहीं मुझे नहीं बताया जा रहा, इंटरप्रेटर मुझे नहीं बता रहा कि दिस इज़ एन एरर, नहीं ना बता रहा ना इसमें। तो ऐसी एरर्स को हम कहते हैं दीज आर द लॉजिकल एरर्स, जिनको पकड़ना और जिनको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इन एरर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे अपने लॉजिक में मसला होता है, ठीक है। कंप्यूटर के नज़दीक प्लस कर दो प्लस कहेगा, माइनस कर दो माइनस कर देगा, वो हमें नहीं बताएगा कि आपने प्लस करना था माइनस करना था, वो हमारा अपना लॉजिक गलत है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें कमेंट भी दे देता हूँ, राइट रिटर्न माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस, ठीक है। हमने कुछ और लिखना था और हमने माइनस लिखना था और हमने जो है ना वो प्लस लिख दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लस। तो ये हमारे पास कौन सी एरर होती है? दिस इज़ रन टाइम एरर, सॉरी लॉजिकल एरर, ठीक है। तो लॉजिकल एरर की समझ आ गई, इसके बारे में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं बताता और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस एरर को ट्रेस करना, क्योंकि ये हमें खुद से देखना पड़ता है, ये हमारे लॉजिक में मिस्टेक होती है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट एरर्स को डिस्कस कर लिया। अब एक इशू है, वो इशू ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो क्लास। इस लाइन में मैंने एक सिंटैक्स एरर दे दिया, इस लाइन में मेरे पास सिंटैक्स एरर था। अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ, कोड को चलाया, मेरे पास इस लाइन में सिंटैक्स एरर था, इस लाइन में था ना, इस लाइन में था, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक थी, इस लाइन में सिंटैक्स एरर था, तो इस लाइन में सिंटैक्स एरर आने की वजह से ये लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये लाइन भी नहीं चली, इसका भी आउटपुट नहीं आया, जबकि ये लाइन तो बिल्कुल ठीक थी। तो होता ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर हमने पूरा का पूरा कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, पूरे का पूरा कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो किसी जगह एक जगह एरर आ जाए, कोई प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, तो पूरे का पूरा प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता। जबकि एक जगह छोटी सी मिस्टेक है, बाकी तो चलना चाहिए, बाकी फंक्शंस तो चलने चाहिए, लेकिन वो जब कंपाइल करता है तो एक जगह भी एरर आ जाए तो उधर ही वो स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन, और उधर ही हमें एरर शो करवा देता है, बाकी के बाकी सही चीज़ें भी हों उनको भी वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारे पास अगर एक जगह भी मिस्टेक हो जाए प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो एक जगह मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे के पूरे प्रोग्राम को हाल्ट ना करे, उसको जो है वो स्टॉप ना करे, उसको जो है वो एग्जीक्यूट, उसकी एग्जीक्यूशन ना रोके, इसके लिए हम एरर हैंडलिंग करते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई? इसके लिए हम क्या करते हैं? एरर हैंडलिंग। अब अगर एरर हैंडलिंग हुई होगी तो मैं यहाँ पर जस्ट इसी एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दे दी। अब मैं इसी चीज़ को एरर हैंडलिंग से परफॉर्म करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एरर हैंडलिंग के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ट्राई लिखा, ट्राई के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्राई लिखा और ट्राई के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखना ज़रा, सर ये जुपिटर में भी मसला आएगा, वहाँ पे तो हम सेल बाय सेल कोडिंग करते हैं।
जुपिटर में भी मसला आएगा, पाई चार्म में भी, हर जगह मसला आएगा, क्योंकि जब एक सेल के अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं और एक चीज़ उसमें गलत हो गई है ना, तो बाकी वो नीचे कुछ लाएगा ही नहीं। मतलब क्या, मगर सेल बाय सेल लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं, हाँ, तो वो तो सिर्फ वो रन करेगा जहाँ पे एरर है। लेकिन एक सेल में अगर हमने 10 लाइनें लिखी हैं, हाँ, तो एक हाँ उसमें आएगा, अगर हम दूसरे सेल में लिखते हैं फिर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल में 10 चीज़ें लिखी हैं तो एक जगह लाइन में भी एरर आ गया तो बाकी सारे के सारे कोड को हाल्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कि एक मैंने कमांड दी है, और एक कमांड देने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है हेलो क्लास। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, मैंने कहा ट्राई। ट्राई का मतलब कि कोशिश करो इसको चलाने की, अगर ये चल जाता है तो ठीक है, वरना एक्सेप्ट, वरना प्रिंट करवा दो एरर। और ये वाली लाइन मैंने इन दोनों से बाहर लिखी है, यानी ये वाली लाइन का इन दोनों लाइनों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, मैं एक मिनट इसका सिंटैक्स यहाँ से देख लेता हूँ, ट्राई और एक्सेप्ट का, उसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं। एरर्स की सबको समझ आ गई है, एरर्स क्या होते हैं? एक इसका सिंटैक्स कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं सेमीकोलन आता है और कहीं सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। जी, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। मैं इधर आता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने इससे पहले एक लाइन लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, कि 10 को 0 से डिवाइड, अब 10 और को 0 से डिवाइड करें तो क्या ये आंसर पॉसिबल है इसका? नहीं है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। मैं इसको चलाता हूँ, नीचे वाला मेरे पास बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नीचे वाला चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं ना चल रहा ना नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला गलत है, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा प्रोग्राम हाल्ट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं क्या कर दिया है कि मैंने इसी चीज़ को रिज़ल्ट 10 डिवाइड बाई 0, इसको मैंने ट्राई का कीवर्ड लिखा है, आगे एक कॉलन, और उसके एक ब्लॉक में मैंने इसको लिख दिया। यानी इसका मतलब है कि इसको चलाने की कोशिश करें। अब ये जो जब मैंने इसको ट्राई के ब्लॉक में लिख दिया है, ट्राई के ब्लॉक में लिखने से होगा ये कि या तो ये चलेगा या तो ये नहीं चलेगा। अगर तो ये नहीं चलेगा, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो फिर एक्सेप्ट वाला जो ये फंक्शन है, यानी ये वाला कीवर्ड, इसका ब्लॉक चलेगा। प्रोग्राम हाल्ट नहीं होगा, उधर स्टॉप नहीं करेगा जैसे उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये चले, ठीक है, एग्जीक्यूट हो तो देन ओके है, अदरवाइज़ अगर ये एग्जीक्यूट ना हो तो फिर एक एक्सेप्शन रेज हो, ठीक है, यानी फिर एक एक्सेप्शन चले, वो क्या हो कि वो हमारे सामने प्रिंट करवा दे काट आ 0 डिवीजन एरर, ठीक है। और जो इसके लास्ट पे, इससे बाहर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ जाए, यहाँ पर मैं लिख रहा हेलो वर्ल्ड। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये वाला तो नहीं चल रहा, तो क्या इसकी वजह से कोई एरर आया? ठीक है,
तो ये काम होता है एरर हैंडलिंग का। इससे हम कहते हैं एरर हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्शन के ज़रिए से हम एरर हैंडलिंग करते हैं कि जो कोड जिसमें हमें लग रहा है कि एरर आ सकता है उसको हम ट्राई के ब्लॉक में लिख देते हैं, ठीक है। अगर तो उसमें एरर आता है तो फिर उस कोड को स्किप करके एक्सेप्शन वाला ब्लॉक चला देता है, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करता, एक्सेप्शन वाला ब्लॉक चला देता है अगर इस ब्लॉक में एरर आ रहा है, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ वैसे ही चलता रहता है। सर ये तो हमें उस सूरत पता चलेगा ना कि जहाँ जिस लाइन में एरर है वहाँ पे ट्राई यूज करना है। तो अगर ना पता चले फिर तो बेसिकली जब हम कभी भी कोडिंग करते हैं ना तो उस कोडिंग में हम ट्राई एक्सेप्शन लाजमी हैंडल करते हैं। जब प्रोफेशनल लेवल की कोडिंग की जा रही होती है तो वहाँ पर हम सीधा सीधा कोड नहीं करते, वहाँ पर हम हर कोड के स्टार्ट पे ट्राई एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। ट्राई एक्सेप्शन का मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि विंडो में जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो आप कोई भी अगर गलती कर दें इंस्टॉलेशन के दौरान तो फ़ौरन आपके सामने ब्लॉक में एरर आ जाता है कि आपने यहाँ गलती की है, इसको सही करें। तो ये सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई हुई होती है कि अगर ये कोड किसी भी वजह से, यूज़र की गलती की वजह से या किसी और वजह से अगर इसमें किसी जगह मिस्टेक आ जाती है, यूज़र गलत इनपुट दे देता है, तो फिर बजाय इसके पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, एक्सेप्शन वाला केस चले और उसे एक मैसेज आ जाए कि भाई आपने यहाँ गलती की है, बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही चलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जितनी मर्जी लाइंस ऑफ कोड्स लिख दूंगा ना, इनका ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। ये एज इट इज़ ऐसी ही चलेंगी क्योंकि मैंने एरर वाला जो कोड है उसको ट्राई एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ट्राई एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस कोड को चलाएगा, अगर तो ये ठीक है तो फिर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये गलत है तो फिर एक एक्सेप्शन रेज होगी। एक्सेप्शन रेज होने के केस में ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सेप्ट लिख दिया, और मैंने एक्सेप्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें ये लिख दिया कि अगर तो ऊपर वाला ब्लॉक नहीं चल रहा ना तो फिर यहाँ पे लिख दो कि ये 0 डिवीजन एरर है। ये आसान कर दिया इसमें, ठीक है। अगर तो ऊपर वाला ब्लॉक चलता है देन ओके है, अगर तो ये नहीं चलता तो फिर प्रिंट कर दो 0 डिवीजन एरर और प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करना, ठीक है। तो अगर तो ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है तो ये ठीक है, वरना ये प्रिंट कर देगा 0 डिवीजन एरर, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब अगर ऊपर वाला ब्लॉक चलता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 के केस में 10 डिवाइड बाई 2 आंसर 5 आता है ना, तो फिर ये ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा। जब चलेगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो जब एरर नहीं आएगा तो ये वाली चीज़ स्किप हो जाएगी, ठीक है। और रिज़ल्ट मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ कि रिज़ल्ट को प्रिंट भी कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी मेरे पास और ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा, देखो, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई। तो इस तरह से हमें जब भी किसी कोड में शक हो, या नॉर्मली हम जब भी कोड करते हैं तो वो ट्राई एक्सेप्शन के साथ करते हैं कि यहाँ से हम उसको एरर को हैंडल्स कर सकें, ठीक है। जब भी कोई किसी किस्म का एरर आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, हैंडल कर सकें, उसकी वजह से पूरे का पूरा प्रोग्राम हमारा हाल्ट ना हो। तो यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ पे प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब चल रहा है यहाँ, हालांकि एरर तो यहाँ पे है, उस एरर की वजह से पूरे का पूरा प्रोग्राम हाल्ट नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो हम कोई सिंटैक्स एरर हो हमारे पास, कोई रन टाइम एरर हो, उन दोनों को हम इस ट्राई एक्सेप्शन से इजीली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हम बड़े सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हैं कि एक गलती हो गई, एक प्रोग्राम है उसको रन होने में 2 घंटे लगने थे, 2 घंटे बाद वो पूरा एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर था, उसने रन होना था, मॉडल ने ट्रेन होना था, वो एक गलती हो गई, 1 घंटे बाद एक कोड में गलती आ गई, वो दोबारा से फिर सारा रीट्रेन करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्शन लगा देते हैं कि वहाँ पे अगर कोड में कोई गलती आए तो वो ट्राई को छोड़ के एक्सेप्शन वाला कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को हाल्ट नहीं करता, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करता। सर फिर आप डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो बाद में फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। हम पूरे का पूरा ना जो कोड होता है ना जिसमें हमें खतरा होता है कि यार इसमें कोई गलती आ सकती है, उस कोड को पूरे का पूरा हम उठा के ट्राई के ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है।
ताकि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुके ना उसकी वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आ गई, ये ट्राई एक्सेप्शन होता है। ये अभी हमने सिंपल सा करा है। अभी इसके डिफरेंट और यूज़ केसेस हैं। डिफरेंट क्या हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ना एरर्स होते हैं। जिस तरह अभी हमने ये देखा कि हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर होता है, हमारे पास ये नेम एरर होता है, सिंटैक्स एरर होता है, नेम एरर होता है। तो ये सारे के सारे एरर्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट के आगे लगा सकते हैं। अगर हम सिंपल एक्सेप्ट लगाएंगे इसका मतलब कि इस कोड में कोई भी एरर हो, किसी भी किस्म का, सिंटैक्स एरर है, नेम एरर है, डिवीजन एरर है, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, किसी भी किस्म का एरर हो। लेकिन अगर हमने बताना हो कि अगर इस कोड में ये वाला एरर है तो उस एरर को इस तरह से शो करे, ये वाला एरर है तो उस एरर को इस तरह से शो करे, तो वो भी हम बता सकते हैं। तो उसका कोड भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये यहाँ पर उसने इसका कोड दिया हुआ है। अब इस कोड में उसने क्या कहा है, सिंपल इसमें उसने कहा है कि सबसे पहले ट्राई करे, अगर रिजल्ट डिवाइड बाय ज़ीरो ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करे, एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर। अब ज़ीरो डिवीजन एरर क्या चीज़ है, ये एरर मेरे पास यहाँ पर आया था ना, ज़ीरो डिवीजन एरर, ये एक ऑब्जेक्ट आया था यहाँ पर। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया, एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर, इसको मैंने पास कर दिया कि अगर इसमें इस कोड में ज़ीरो डिवीजन एरर आता है तो फिर ये ज़ीरो डिवीजन एरर का ऑब्जेक्ट अगर आता है तो फिर इस ज़ीरो डिवीजन एरर के ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर करे, ई में, और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग को में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दे। ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करे किस में, अगर तो ये ऑब्जेक्ट आता है इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करे ई में, और फिर मेरे पास ये नीचे इस स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दे कि काट आ ज़ीरो डिवीजन एरर, और आके उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दे। तो अगर तो ये हमारे पास एरर आता है तो उसने स्टोर करवाया और उसको फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आगे उसने प्रिंट करवा दिया डिवीजन बाय ज़ीरो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या चीज़ थी, इस ऑब्जेक्ट में डिटेल थी। जो हमारे पास एरर आ रहा है ना, उस एरर की डिटेल थी कि वो एरर किस वजह से आ रहा है। वो एरर की डिटेल यहाँ पर आ गई कि डिवीजन बाय ज़ीरो, हम ज़ीरो से डिवाइड करें इसलिए आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो उस केस में फिर एरर मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी चीज़ें दे सकता हूँ। नेम एरर लिख सकता हूँ कि अगर मैंने कोई नेम एरर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लूँ ऐसे नेम एरर, ये वाला एरर मैंने यहाँ पे लिखा है, और वो जो भी इस लाइन में मैंने कोई भी लाइन लिखी है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, इसके लिए एक न्यू सेल बना लेते हैं कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट। अब नेम एरर को हम हैंडल कर रहे हैं प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, और मैंने कहा कि अगर इसमें नेम एरर आए तो उस नेम एरर को n के अंदर स्टोर करे। ठीक है, और n वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मेरे सामने डिस्प्ले करवा दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये नेम एरर किस वजह से आया। ठीक है, तो इसको चलाते हैं तो ये आ गया। ठीक है, तो नेम एरर इसके अंदर आया तो उसने उस नेम एरर के ऑब्जेक्ट को n में स्टोर किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बताया कि ये नेम एरर किस वजह से आ रहा है, नेम TRIN इज़ नॉट डिफाइंड, कि आपने ये जो नेम लिखा है ये डिफ़ाइन ही नहीं है किसी जगह पे। तो इस तरह से हम एरर्स की डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि एरर्स की डिटेल्स जो होती हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ रही होती हैं। नाम यही होने चाहिए, नाम, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पर तो नाम यही है, इसी तरह के नाम होने चाहिए। ज़ीरो डिवीजन एरर, ज़ीरो का Z बड़ा, D बड़ा, E बड़ा, इसी तरह से सिंटैक्स एरर S बड़ा, E बड़ा, नेम एरर N बड़ा, नाम यही होने चाहिए। यही ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास, या आप कह लें कि ये डिक्शनरीज आती हैं, एक तरह की डिक्शनरी बनी है ना ये। तो उस डिक्शनरी में डिटेल होती है उस एरर की, वो डिटेल हम एक्सेप्ट में पास कर देते हैं, और उस डिटेल को फिर आगे हम प्रिंट भी करवा देते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, ताकि हमें वो डिटेल हमारे सामने आ जाए। इससे हमारे पास एरर की डिटेल भी आ जाएगी और हमारा प्रोग्राम, उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टॉप नहीं होगी। देखो यहाँ पर किसी किस्म की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई, रेड कहीं नहीं आया, नहीं ना आया ना। तो इसे कहते हैं हम एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग की समझ आ गई। यहाँ तक किसी को कोई मस्ट है, ज़रूर है, एक्सेप्ट तो हमने लाजमी लगाना होता है। ठीक है, वही एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट तो ही बताएगा कि भाई ट्राई जब ना हो तो तब क्या करना है।
एक्सेप्ट ही तो उसे बताएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब इसके अलावा ना इसके कुछ और भी डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। यानी हमारे पास और क्या क्या है कि सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट अभी हमने सिंपल सा देखा है, तो ट्राई एक्सेप्ट के साथ हमारे पास एक एल्स ब्लॉक भी होता है, एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, दो चीज़ें और होती हैं। ट्राई तो आपको पता है, ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं उसके ब्लॉक में जिसमें हमें एरर आने का ख़तरा होता है, वो हम ट्राई में फेंक देते हैं। एक्सेप्ट में हम वो लिखते हैं कि जब ट्राई वाला ना चले तो फिर क्या चले, तो वो हम एक्सेप्ट में लिखते हैं। एल्स ब्लॉक होता है contains the code that is executed if no exception are raised। ये else तब चलता है जब एक्सेप्ट वाला नहीं चलता, ठीक है। जब एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा तो फिर else वाला चलेगा, और फाइनली वाला ये हर दफ़ा चलता है, ठीक है। इसने हमेशा चलना ही चलना है, ठीक है। तो ट्राई, जब हमारा कोड बिल्कुल सही होगा तो ट्राई वाला चलेगा, जब हमारा कोड गलत होगा तो ट्राई वाला नहीं चलेगा बल्कि एक्सेप्ट वाला चलेगा, ठीक है। जब एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा तो फिर एल्स वाला चलेगा, जब एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा तो फिर एल्स वाला चलेगा, और फाइनली हमेशा चलेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर इसने दी हुई है, तो ये एग्जांपल जो है ना, हम बड़ी अच्छी एग्जांपल है, तो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनको मैं आसान कर देता हूँ, x, और दूसरा वेरिएबल है मेरे पास, ये मैंने कह दिया y। दो वेरिएबल्स हैं और मैंने इन दोनों को डिवाइड करवाया, तो x में 10 है और y में मेरे पास क्या है 2। x और y को डिवाइड करवाया, क्या आंसर आएगा रिज़ल्ट में? 5, ठीक है। तो रिज़ल्ट में मेरे पास 5 आंसर आएगा। तो अभी तक आपको इसमें कोई एरर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, जान हो जाए फिर आगे। अच्छा, तो अब इसमें ये वाला कोड, इसमें कोई एरर आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये कोड बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा तो हम ये बताना चाह रहे हैं, ये यूज़र को बताना चाह रहे हैं कि ये वाला कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ये यूज़र को हम बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एल्स ये एक्सेप्शन वाला तो हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि कोड बिल्कुल सही है। तो जब कोड सही है तो उसकी इलेबोरेशन देने के लिए, कि वो बताने के लिए कि भाई जो आपने कोड किया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके लिए हम एल्स ब्लॉक में लिख रहे हैं डिवीजन सक्सेसफुल, और आगे रिज़ल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। चूँकि ये एल्स वाला तब चलता है जब एक्सेप्ट नहीं चलता, और एक्सेप्ट कब नहीं चलता? जब ट्राई सही चल जाता है। तो ट्राई के सही चलने के केस में हम उसे ये बताना चाहते हैं कि आपने सही काम किया, आपकी डिवीजन कामयाब हो गई है, तो वो हम एल्स में बताते हैं, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई? इसने एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हम एटलीस्ट मैसेज तो देना चाहते हैं ना कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल परफॉर्म हो गई है। आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक लास्ट में मैसेज आता है ना, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड, ऐसे आता है ना मैसेज। तो इस तरह के मैसेजेस जो हम ये बताने के लिए यूज़र को कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है, उसके लिए हम एल्स में मैसेजेस लिख देते हैं, वो कोड एल्स में एग्जीक्यूट करवा देते हैं। हाँ ट्राई में एंड पे प्रिंट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम इसके अंदर वो लिख दें, वरना अगर हमने बहुत सारे मैसेजेस देने होंगे तो वो सारे मैसेजेस हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्राई के अंदर लिखने पड़ेंगे, वो कोड थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ट्राई में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वो तमाम मैसेजेस जो कि हम चाहते हैं कि एरर सक्सेसफुल होने के केस में, यानी हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होने के केस में आए, तो वो हम एल्स में लिख देते हैं। और कुछ एग्जीक्यूशन ऐसी होती हैं जो हमने हमेशा करवाना होता है, यानी हम चाहते हैं कि जो भी मैसेज हमारे सामने आए उसके लास्ट पे हमेशा थैंक यू लिखा हुआ है, थैंक यू। अगर एरर भी आए तो नीचे लिखा हुआ है थैंक यू, अगर सक्सेसफुली डन भी हो तो नीचे लिखा हुआ है थैंक यू। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कंपनी अपना नाम वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें वो हमेशा एक ट्रेडमार्क के तौर पे देना चाहती है, तो वो हम फाइनली के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनली के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू। तो अब क्या होगा कि थैंक यू हमेशा ही आएगा, चाहे एरर आता है या चाहे एरर नहीं आता, ठीक है। ये वाला मैसेज हमारे पास हमेशा आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास ट्राई वाला चल जाएगा,
एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा, और जब एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा तो मेरे पास ये लाइन भी चलेगी डिवीजन सक्सेसफुल, और फाइनली वाला तो मेरे पास चलेगा और वो लिखा हुआ आएगा थैंक यू। ठीक है, डिवीजन सक्सेसफुल हो गई। अगर इसमें किसी वजह से एरर आ जाता है मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, अब ये चलेगा, और ये वाला जब चलेगा इसमें एरर आएगा तो ये हाल्ट होने की वजह से उस एरर की डिटेल एक्सेप्ट वाला चलेगा और मुझे उस एरर की डिटेल देगा, और जब डिटेल देगा तो एल्स वाला नहीं चलेगा और फाइनली मुझे चलेगा, और फाइनली मुझे कहेगा कि एरर आ गया डिवीजन बाय ज़ीरो और थैंक यू। ठीक है, तो फाइनली वाला हमेशा चल रहा होता है। तो ये चार चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये मोस्ट एडवांस लेवल की चीज़ ये मैंने आपको करवाई है। नॉर्मली अगर एरर हैंडलिंग भी करवाई जाती है तो वो दो चीज़ों में ही करवाई जाती है। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, तो ये दो कीवर्ड्स डिस्कस नहीं किए जाते एरर हैंडलिंग में भी। तो ये मोस्ट एडवांस लेवल का, यानी इससे ऊपर एडवांस लेवल अभी तक कोई नहीं है पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, यहाँ तक ही एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? सर अगर कोड सही वर्क कर रहा है तो फिर ट्राई एक्सेप्शन क्यों यूज़ करना? कोड हर दफ़ा सही वर्क नहीं करता ना। देखो फॉर एग्जांपल हमने कोई कैलकुलेटर बनाया है, उसमें हमने 10 डिवाइडेड बाय 0 ये कर दिया, तो क्या कोड सही वर्क करेगा? ठीक है, हमने एक बड़ा सा कैलकुलेटर कोई बनाया, कहीं हमने 0 डाल दिया 10 डिवाइड बाय 0, तो कोड सही वर्क नहीं करेगा। तो हमने यूज़र को बताना है ना कि कोड सही वर्क नहीं कर रहा, उस केस में हमने उसे एरर शो करवाना है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि उसे एरर शो हो जाए और पूरे का पूरा कैलकुलेटर स्टॉप ना हो, हाल्ट ना हो, क्योंकि जब एक चीज़ में भी एरर आ जाए तो पूरे की पूरी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। हम चाहते हैं कैलकुलेटर चलता रहे, पूरे की पूरी एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, बस उसे एक एरर मैसेज आ जाए कि भाई आपने ये एरर दिया, ताकि वो अपनी एरर को ठीक कर ले। वरना अगर पूरे का पूरा कैलकुलेटर ही स्टॉप हो जाएगा तो हर दफ़ा वो 0 एंटर करेगा, कैलकुलेटर स्टॉप हो जाएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये वाली एरर है, मैंने इसको ठीक करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अच्छा, उसके बाद एरर हैंडलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी हमने उसकी पढ़ ली। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। दिस इज़ आल्सो एडवांस टॉपिक। किसी ने सेकेंड ईयर के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है? कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ के आया हो? बस एक बच्चे ने पढ़ी है। सी लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जो कि तमाम कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में छुड़वा दिया जाता है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, वो इसलिए छुड़वा दिया जाता है क्योंकि टीचर्स को खुद भी नहीं आता। ठीक है, ये मसला नहीं है कि बेसिकली पेपर में नहीं आता। ठीक है, टीचर्स को खुद भी नहीं आता। ठीक है, अगर टीचर को कोई चीज़ आती हो ना, वो चीज़ अगर पेपर में ना आती हो तो फिर भी टीचर थोड़ा बहुत पढ़ा देता है कि यार चलो बच्चों का फ़ायदा ही हो जाएगा। तो वो चीज़ ना खुद आती है ना ही जो है ना वो बेसिकली टीचर्स पढ़ाते हैं कि यार चलो बच्चों को ये कह देंगे कि पेपर में नहीं आता। मैं जब पढ़ता था शालीमार कॉलेज में, वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, डॉक्टर अब्दुल हमीद। अब तो उन्होंने PhD कर लिया। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना अभी तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में आ गया हूँ और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बड़े बड़े PhD प्रोफेसर यहाँ पर भी देखे हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक उस बंदे से ज़्यादा काबिल और जिसे कह लें इंटेलिजेंट और कंप्यूटर की फील्ड में एक माना जाना इंसान नहीं अभी तक नहीं देखा, यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखा। ठीक है, तो उस बंदे के पास दोनों चीज़ें हैं। अभी भी वो वहीं पढ़ाते हैं, शालीमार कॉलेज में ही होते हैं। तो उस बंदे के पास दोनों चीज़ें हैं, थियोरेटिकल नॉलेज भी उसका परफेक्ट है और प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी परफेक्ट है। हर चीज़ का उस बंदे को पता है। नॉर्मली कुछ लोगों के पास रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है, उनके कंसेप्ट्स अच्छे होते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर वीक होते हैं। कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, कंसेप्ट्स और रिसर्च वगैरह में उस बंदे की दोनों चीज़ें आउट क्लास है। अपना सॉफ्टवेयर हाउसेज भी वो रन कर रहे हैं और शालीमार कॉलेज में तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ वो लम्स यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं अभी। ठीक है, तो अब आप खुद ही देख सकते हैं जो बंदा लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो। तो उन्होंने जब हमें क्लास दी थी तो उन्होंने 14 चैप्टर सारा करवाया, सारा उन्होंने 14 चैप्टर करवाया था। ठीक है, तो पेपर में तो नहीं आया लेकिन उन्होंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने 14 चैप्टर भी
साथ करवाया था कि ये चीज़, और उन्होंने भी ये बात बताई थी कि नॉर्मली ये क्यों छुड़वा दिया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम है बेसिकली फ़ाइल हैंडलिंग, और ये कुछ भी नहीं है। फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब है कि हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू एक फ़ाइल को हैंडल करना है, ठीक है। अब फ़ाइल क्या है, हमारे पास फ़ाइल डिफरेंट तरह की हो सकती है, ठीक है। अभी जिस फ़ाइल की हम बात कर रहे हैं वो एक सिंपल फ़ाइल है जिसका नाम है टेक्स्ट फ़ाइल। एक फ़ाइल है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, नोटपैड की हमने फ़ाइल बनाई है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट फाइल से डाटा को रीड करना, उसमें डाटा को राइट करना, उसके अंदर डाटा को अपडेट करना, वो किस तरह से करते हैं, इस सारे चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। कि फ़ाइल में से डाटा को किस तरह से निकालते हैं, डाटा फाइल में किस तरह से इनपुट करते हैं, ये सारी चीज़ फाइल हैंडलिंग कहलाती है। तो फाइल हैंडलिंग की समझ आ गई क्या होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक सबसे पहले ना एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास txt की एक फ़ाइल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ डाटा के नाम से। मैंने data.txt के नाम से एक फ़ाइल बना ली। इस को मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सिंपल एक टेक्स्ट फाइल है जैसे नोटपैड की फ़ाइल होती है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ, इस फाइल में लिख देता हूँ दिस इज़ और क्लास, ये हमारी कौन सी क्लास है, 6th क्लास है, 7th क्लास। दिस इज़ आवर 7th क्लास ऑफ AI। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारी AI की 7th क्लास, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको सेव भी कर दिया, मेरे पास ये फ़ाइल में डाटा है। अब इस डाटा को मैंने क्या करना है, रीड करना है। बेसिकली फ़ाइल में है ना डाटा, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये प्रोग्राम है, इस फाइल से डाटा निकल के मेरे पास यहाँ पर आ जाए कि मैं देखना चाहता हूँ कि फ़ाइल में क्या डाटा है, क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा ओपन। ये पाइथन का कीवर्ड होता है, फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पाइथन का फंक्शन होता है ओपन। और ओपन लिखने के बाद मैं यहाँ पर उस फाइल का पाथ लिखूँगा कि फ़ाइल कहाँ किस जगह पड़ी है। तो ये फ़ाइल मेरे पास जहाँ पे ये नोटबुक है वहीं पड़ी हुई है। तो इसके पाथ के लिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी पाथ की एक ऑप्शन होती है ये वाली, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका पाथ कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आके मैं इसको Ctrl+V करूँगा तो ये मेरे पास पेस्ट हो गया, ये इस फाइल का पाथ आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ पे क्लिक किया, ठीक है। कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर मैंने Ctrl+V किया तो ये इसका पाथ आ गया, ठीक है। अगर ये वाला जो पाथ है, अगर हमारी फ़ाइल उसी जगह पड़ी है जहाँ पर हमारी नोटबुक पड़ी है, नोटबुक और फाइल एक ही जगह पे पड़ी है ना साथ साथ, तो फिर हमें ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल रीड कर लेगा। लेकिन अगर हमारी फ़ाइल कहीं और पड़ी है, किसी और फोल्डर में, डायरेक्टरी में, और हमारी नोटबुक कहीं और पड़ी है, तो फिर हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि इस डायरेक्टरी में जाके, यहाँ से जाके फ़ाइल उठानी है। तो नॉर्मली जब मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करता हूँ ना, तो मेरे पास पूरा का पूरा पाथ उठाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाथ भी ठीक होगा और ऐसे जहाँ पड़ी है ये भी ठीक होगा। नॉर्मली ये वैसे सही है क्योंकि फ़ाइल जहाँ पड़ी हो ना तो फिर डायरेक्ट नाम से ही उठा लेता है अगर साथ ही पड़ी हो। सर हाइपरलिंक भी लग सकता है? हाइपरलिंक भी लग सकता है, लेकिन नॉर्मली हम कभी हाइपरलिंक लगाते नहीं हैं, ठीक है। हम सिर्फ इसी तरह से उसको क्या करते हैं, हाइपरलिंक नॉर्मली तब लगाते हैं जब कोई इंटरनेट पे कोई फ़ाइल पड़ी हो, ठीक है। तो हम ना नॉर्मली फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है ना वो रीड करते हैं। हाइपरलिंक से इसलिए रीड नहीं करते क्योंकि बाद दफ़ा इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो फिर वो फ़ाइल रीड नहीं होती। बाद दफ़ा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता ना तो फिर फ़ाइल रीड नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा डाटा ओपन, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ़ाइल, और इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, इस डाटा को, ये जो मेरे पास फ़ाइल थी इसको मैंने ओपन के कीवर्ड से स्टोर करवा लिया। अब यहाँ से ये सारी की सारी फ़ाइल एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आई और इस वेरिएबल में स्टोर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक अजीब सी चीज़ आएगी, ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट आया हुआ है फाइल का, ठीक है। ये फ़ाइल जो है ना, ये फ़ाइल रीड होके इस वेरिएबल में आके स्टोर हो गई है और ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट होके आया है। टेक्स्ट IO रैपर, टेक्स्ट टाइप की फ़ाइल थी, उसका नेम दिया हुआ है TXT मोड R है, ठीक है। इस मोड को भी डिस्कस करते हैं। इनकोडिंग स्कीम ये यूज़ हुई है, यानी ये फ़ाइल के अंदर जो डाटा था उसको इनकोड जब किया गया तो वो ये वाली स्कीम यूज़ हुई है, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये इस ऑब्जेक्ट से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन लगाता हूँ, चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर अभी आ जाती है।
अच्छा, तो यहाँ पर ये मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट आ गया है। उसने ये बताया कि बड़ा अजीब सा ऑब्जेक्ट है कि क्योंकि मेरे पास फाइल जब उसने रीड की तो उसने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रीड की है, और उसने यहाँ पर बता दिया उस आई ऑब्जेक्ट है, टेक्स आई ओ रैपर उस पर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की क्लास है, ऑब्जेक्ट जो भी उसने बनाया है उसका नेम ये है, मोड ये है, इनकोडिंग स्कीम ये है। अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तो उस फाइल में से डाटा रीड करना है, जो डाटा उसके अंदर है, जो मैंने अभी डाटा लिखा था कि दिस इज़ आवर 7th क्लास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल डॉट रीड। ये एक मेथड है इस फाइल का जो कि इसमें से डाटा रीड करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अब ये वो डाटा आ गया जो उस फाइल के अंदर मौजूद था, यही था ना। अगर मैं इस फाइल को दिखाता हूँ तो ये फाइल के अंदर हमने यही लिखा था, ये फाइल यही लिखा था ना, तो वो यही आ गया। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए फ़ाइल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको रीड करने के लिए डॉट रीड कमांड इस्तेमाल होती है। ठीक है, डॉट रीड कमांड इस फाइल के डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जितना भी डाटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं और डाटा लिख देता हूँ, मैंने लिखा दिस इज़ और एरर हैंडलिंग क्लास, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके साथ मैंने ये भी लिख दिया दिस इज़ और फाइल हैंडलिंग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है ना वो टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा जब यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे ये दोबारा फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और दोबारा जब मैं इसको लेंगे तो वो सारे का सारा डाटा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो रीड कमांड फाइल के अंदर से सारे का सारा डाटा जो है ना वो कैप्चर करके हमें दिखा देते जितना भी डाटा है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई रीड कमांड क्या होती है। अब रीड कमांड के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो फाइल है इसके अंदर ये सारे का सारा डाटा ना आए, बल्कि लाइन बाय लाइन आए, एक एक लाइन आए। अभी तो ये सारा आ गया ना, जितना भी था, 3 लाइन लिखी थी, तीनों की तीनों आ गई। अगर तो आप एक एक लाइन देखना चाहते हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है रीड लाइन्स। ठीक है, रीड लाइन, रीड LINE लाइन। जब रीड लाइन लिखेंगे तो जब हम इसको ऐसे चलाएंगे तो इस केस में, सॉरी यहाँ पे रीड लाइंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, एम्प्टी, एम्प्टी आया ना। मैं काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, एक मिनट इसको ना देख लेते हैं ज़रा। रीड तक समझ आ गई, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, वो भी एग्जांपल से देख लेते हैं। रीड तक सब क्लियर है, सबको समझ आ गई है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उधर देख लेते हैं, वो शायद एक हम कमांड की गलती कर रहे हैं। तो ये मेरे पास फाइल हैंडलिंग का इधर टॉपिक है, और इसको अब हम देख लेते हैं। ये चीज़ अच्छा, यहाँ से फ़ाइल हैंडलिंग शुरू होती है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आ गया है फ़ाइल का ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने बता दिया कि फ़ाइल का ऑब्जेक्ट आता है, फिर फ़ाइल के ऊपर से रीड कमांड जो इस्तेमाल करके हम फ़ाइल के अंदर से वो दिखाते हैं, वो भी आ गया कि फ़ाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रीड हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे एक चीज़ है रीड लाइन। ठीक है, ये रीड लाइन नॉर्मली क्या करती है कि फ़ाइल जो होती है ना, हमारे पास जो भी फ़ाइल है उस फाइल की रीड ओनली 1 लाइन, फर्स्ट लाइन, फिर दोबारा जब हम लिखेंगे तो वो सेकंड लाइन आएगी। लेकिन यहाँ पर हमने जब लिखा है तो क्यों हमारे पास नहीं आ रही। सेव किया था इस डाटा को, इसको मैंने चलाया, यहाँ पर रीड लिखा तो ये मेरे पास लाइंस आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीड लाइन। अच्छा, वो हो ये रहा है कि जब हमने एक दफ़ा रीड लिख दिया ना तो वो सारे का सारा डाटा फाइल से उठा के ले आया। अब फाइल में कोई डाटा बचा ही नहीं, ये कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा रीड लिखा तो फाइल से सारा डाटा उठा के ले आया है, अब फाइल में कुछ नहीं है मज़ीद। ठीक है, क्योंकि होता ये है फ़ाइल हैंडलिंग में ना, ये देखो
जब यहाँ मैंने रीड किया ना तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा डाटा उठा के मेरे पास ले आया। अब दोबारा जब मैं कुछ लिखूँगा ना रीड, तो वो इस कर्सर से आगे का डाटा उठाएगा, जहाँ उसकी एंडिंग पोजीशन है ना उससे आगे का डाटा उठाएगा वो। तो जब उससे आगे का डाटा उठा रहा है तो हो ये रहा है कि उससे आगे उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो एम्प्टी दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम जब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं रीड, यहाँ पर हम उसमें लिखते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये है रीड लाइन, यानी एक दफ़ा जब उसे फाइल को रीड कर ले उसके बाद उसकी लाइंस दिखाए। तो जब मैंने रीड लाइंस लिखा तो रीड लाइंस में उसने मुझे एक लिस्ट बना के दी है, उस लिस्ट में पहली लाइन भी है, दूसरी लाइन भी है, तीसरी लाइन भी है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रीड लाइन ऐसे, तो इस केस में मेरे पास खाली आ रहा है। खाली क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ही उसने सारा डाटा उठा लिया। अब लास्ट पे कर्सर गया हुआ है तो कर्सर के लास्ट पे जाने के बाद उससे आगे कुछ भी नहीं मिल रहा। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कर्सर जो है ना उसके लास्ट पे आगे उस चीज़ को उसने कंट्रोल करना होता है। ये इसे हम कहते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल मार्कर। EOF मार्कर कहते हैं, एंड ऑफ फाइल मार्कर, कि वो जब एक चीज़ डाटा उठा लेता है तो उस लास्ट कर्सर पे चला जाता है, उसके बाद उससे आगे कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो जिसकी वजह से वो उठा नहीं रहा होता उस डाटा को। ठीक है, EOF फाइल मार्कर। ठीक है, तो मुझे इस फाइल का ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड लाइन, तो अब मेरे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दोबारा लिखा इसी कमांड को। जब मैंने दोबारा लिखा तो अब मुझे आप बताएं कि ये जो रीड लाइन है, ये जब मैंने पहली दफ़ा रीड लाइन लिखा तो मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट लाइन आ गई। अब कर्सर कहाँ पे है? कर्सर कहाँ पे आ गया? सेकंड लाइन पे। तो दोबारा जब मैं इस कमांड को लिखूंगा तो अब मेरे पास सेकंड लाइन आएगी। ठीक है, दोबारा जब मैं इस कमांड को लिखूंगा तो अब मेरे पास थर्ड लाइन आएगी। ठीक है, तो ये कर्सर का ना बड़ा काम होता है, इसे हम EOF मार्कर कहते हैं, एंड ऑफ फाइल मार्कर। सी लैंग्वेज में इसको बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, एंड ऑफ फाइल मार्कर। तो इस चीज़ से हम रीड लाइन करके उसकी सिंगल लाइन एक एक करके हम निकाल सकते हैं। रीड लाइन, एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ तो होगी। अगर हम लिखते हैं इस तरह से, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ये एक ही मैं लिख देता हूँ ताकि ये कोड ज़रा शॉर्ट हो जाए। इसको भी मैं इधर ले आया और इसको भी मैं इधर ले आया। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे तो एम्प्टी आएगा क्योंकि आपको पता है ये एम्प्टी क्यों आ रहा है। तो मैं इसका दोबारा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ये एक एक करके तीनों लाइंस मेरे पास आ गई। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स चली और एक एक करके मेरे पास तीनों लाइंस आ गई। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रीड लाइंस, तो ये मुझे पूरी की पूरी लिस्ट देगा। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट देगा, जिस लिस्ट में पहली लाइन भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी। रीड लाइन मुझे सिर्फ एक सिंगल लाइन दे रहा था। रीड लाइंस मुझे सारी की सारी लाइंस की पूरी क्या देगा? एक लिस्ट देगा। तो फाइल का पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद या इधर ही ये काम करते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, हर दफ़ा हमें फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो कर्सर फिर आगे शिफ्ट कर देता है। यहाँ मैंने फ़ाइल का ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अब मैंने लिखा रीड लाइंस। तो फाइल की जितनी भी लाइंस है ना उन सारों की क्या करेगा? एक उसने लिस्ट बना के दी। लिस्ट बनाई, पहली लाइन कोमा फाइल की दूसरी लाइन कोमा फाइल की तीसरी लाइन। ठीक है, और ये /n क्यों आ रहा है? क्योंकि हर लाइन के लास्ट पे नेक्स्ट लाइन गैप है, तो इसलिए /n भी उसने डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर हम एक लाइन देखना चाहते हैं तो रीड लाइंस के बाद लिस्ट आ रही है ना, रीड लाइन से लिस्ट आ रही है। तो अगर मैं इस लिस्ट से पहली लाइन देखना चाहता हूँ मैं क्या करूँगा? इंडेक्सिंग करूँगा। लिस्ट आ रही है ना मेरे पास, तो इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूँगा तो मेरे पास अब पहली लाइन आ जाएगी। आ गई पहली लाइन। ठीक है, इसी तरह 1 लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा, मेरे पास दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैं लूप भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट आ रही है। मैं लूप लगा के पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जितनी मर्जी लाइंस क्या कर सकता हूँ? प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये लूप भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। हाँ ठीक है, आप लोग ना सेकंड मंथ की। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई रीड लाइंस। अच्छा अब एक और चीज़ है, जब मैंने इस फाइल को यहाँ पे किया ओपन, तो ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो गई है। अब ये ओपन होने से होता ये है कि इस फाइल के साथ हमारी इस जुपिटर नोटबुक का कनेक्शन बन जाता है। इसके साथ इसका कनेक्शन बन गया। अब वो कनेक्शन
ओपन ही है, वो कनेक्शन क्या है, ओपन ही है। हम फाइल को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कनेक्शन बना हुआ है और फाइल का जुपिटर नोटबुक के साथ लिंक चल रहा है। इस तरह अगर हमने 10 फाइलें, 20 फाइलें, 100 फाइलें अगर ओपन की हैं, उनका कनेक्शन बन गया है, और वो कनेक्शन जब अगर हम किसी फाइल को यूज़ नहीं कर रहे तो वो कनेक्शन बना है, कनेक्शन बनने की वजह से वो जो प्रोसेसिंग है ना, वो क्या है, हमारे पास यूज़ हो रही है, और यूज़ होने की वजह से वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी है, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है तो प्रोग्राम के थ्रू कोई भी डाटा फाइल में हिट हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन जब बन जाता है ना फाइल के साथ, इस कनेक्शन स्ट्रीम को हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने फाइल से कोई डाटा रीड कर लिया, उसके बाद हम इस कनेक्शन स्ट्रीम को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, फाइल के साथ जो कनेक्शन बना होता है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने ये फाइल जब रन की थी, उसके बाद मैंने रीड लाइन 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो रीड लाइन 1 में पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास मैंने इस दफ़ा पहली लाइन दिखानी है, दूसरी दफ़ा दूसरी लाइन दिखानी है, तीसरी दफ़ा तीसरी लाइन, उसको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है। वो पहली लाइन दिखाता है, उसके बाद लास्ट पे कर्सर ले आता है, कनेक्शन बना हुआ है, दोबारा वही लाइन देते हैं तो वो उसी से आगे फिर नेक्स्ट लाइन दिखाता है, फिर उसी से आगे नेक्स्ट लाइन दिखाता है, कनेक्शन बनने की वजह से। तो अगर हमने कनेक्शन को क्लोज करना हो, और जो कि अच्छी चीज़ है कि हम कनेक्शन को लाजमी क्लोज करते हैं, ठीक है, फाइल में, ताकि वो कनेक्शन क्लोज हो जाए, तो उसकी वजह से अगर हम दोबारा लीड लाइंस लिखें तो वो सारी चीज़ें दोबारा ना आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ क्लोज। यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फाइल डॉट क्लोज। अब क्या होगा कि कनेक्शन क्लोज हो जाएगा जब फाइल से, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रीड लाइंस, मैं यहाँ पर ये लाइन लिखता हूँ। तो अब ये होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा रीड लाइन, तो पहले फ़ाइल से कनेक्शन बना, फिर उसके बाद फ़ाइल का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, फ़ाइल की फ़र्स्ट लाइन प्रिंट हुई, और जैसे ही मैंने कनेक्शन क्लोज़ कर दिया तो अब फ़ाइल के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद जब मैं कभी लिखूँगा रीड लाइन, तो ये रीड लाइन नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो गया ना फाइल से। तो ये हम चला के देखते हैं, ये पहली लाइन तो हमारे पास आ गई। अब देखते हैं भाई, रीड लाइन लिख के, जी आई कोई लाइन आई नहीं ना, आई ना, क्यों नहीं आई, क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो गया फाइल से, अब फाइल ओपन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉर्मली फ़ाइल जैसे ही ओपन करते हैं उसको कनेक्शन को क्लोज़ भी कर देते हैं, ताकि फ़ाइल हमारे पास क्लोज़ हो जाए। ठीक है, उसके साथ कनेक्शन बनाना रहे। ठीक है, और ये फ़ाइल के केस में तो हमारे पास नॉर्मली इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली हमारे पास जो डेटाबेस होती है वो ऑनलाइन होती है, बड़े लेवल की जो डेटाबेस है वो ऑनलाइन होती है। अब डेटाबेस से अगर हम कनेक्शन करवाएं, डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स के साथ कनेक्शन करवाएं और उनको क्लोज़ ना करें, तो वो पीछे इतने सारे बैकएंड पे कनेक्शंस बन जाते हैं, और उसकी वजह से डेटाबेस का पूरा सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, और सर्वर स्लो होने से एक चीज़ याद आई है, कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते पहले का वाक़या है। वो उधर PIAIC में ना, वहाँ पे मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पर वो एक सिस्टम था उनका पूरा डेटाबेस का, ऑनलाइन डेटाबेस उन्होंने परचेज़ की हुई थी। ठीक है, वो किसी नियॉन की डेटाबेस थी, वो परचेज़ की हुई थी, और उस क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड के से वो डेटाबेस अपनी स्टोर करवा रहे थे, वहाँ से ही वो डेटाबेस जो है ना वो आगे सबको जो है वो डिलीवर हो रहा था, क्विज़ या क्वेश्चंस जो भी उनका एक टेस्ट सिस्टम था, एग्ज़ाम सिस्टम, वो वहीं से डेटाबेस से डिलीवर हो रहा था, वो उन्होंने क्लाउड पे परचेज़ की हुई थी। अब एक डेवलपर था जो क्विज़ एप्लीकेशन पे, एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, उसने क्या किया, उसने ना वो जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन में ना कहीं किसी जगह ना क्या किया कि कनेक्शन बनाता गया, जब डाटा निकालने के लिए कनेक्शन बनाता गया, वहाँ से डेटाबेस से क्लोज़ नहीं किए कनेक्शन। ठीक है, जब डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज़ नहीं किए तो क्या हुआ, फाइल का एक कनेक्शन बना, दूसरा कनेक्शन बना, तीसरा कनेक्शन बना, चौथा कनेक्शन बना, वो जब कनेक्शन बनते गए तो वो डाटा आता गया। ठीक है, क्लाउड के ऊपर वो मेमोरी कंज्यूम होती गई। ठीक है, हुआ ये कि वो मेमोरी कंज्यूम होते 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 उसकी कॉस्ट $500 पड़ गई, $500 एक्स्ट्रा पड़ गए, क्योंकि वो मेमोरी कंज्यूम होती रही, क्योंकि क्लाउड वाले तो वो फिर पैसे लेते हैं जितनी मेमोरी आप कंज्यूम करें, तो $500 एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको पड़ गई, सिर्फ उस डेवलपर की ये मिस्टेक की वजह से कि वो कनेक्शन क्लोज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है नॉर्मली, जिस तरह सिंपल आप ये समझ लें कि जैसे आप अपना 4G इस्तेमाल करते हैं ना,
तो 4G जब आप क्लोज़ नहीं करते तो आपका पैकेज डाटा ओपन ही रहने देंगे तो वो पैकेज डाटा ज़ाया होता रहेगा ना, ठीक है। तो वो सुबह आप उठ के देखेंगे वो सारे पैकेज डाटा ज़ाया हुआ होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यही चीज़ होती है कि हम नॉर्मली जब भी कनेक्शन बनाते हैं तो फिर इस कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई फ़ाइल की। अब आगे इस फाइल हैंडलिंग में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं हम, जैसे फ़ाइल हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर यहाँ पर ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये आपको गिटहब पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। अब फाइल को जब भी हम ओपन करते हैं ना तो उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। कौन कौन से मोड्स होते हैं? सबसे पहला मोड होता है फाइल का, उसे हम कहते हैं रीडिंग मोड। रीडिंग मोड का मतलब फाइल के अंदर से हम कोई डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं रीडिंग मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने कोई मोड बताया इसका कि कौन सा मोड है? नहीं ना बताया ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी फाइल को ओपन करते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड रीड होता है कि उससे आप डाटा रीड कर सकते हैं। दूसरा एक मोड होता है जिसे हम कहते हैं राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में आप फाइल के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब अगर आप राइटिंग मोड इस्तेमाल करेंगे तो उसने यहाँ पे लिखा है ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली। जब आप राइटिंग मोड के साथ यूज़ करेंगे तो फिर आप फाइल से डाटा रीड नहीं कर सकते, फिर रीड लाइंस रीड कोई कमांड नहीं चलेगी, फिर आप सिर्फ फाइल में डाटा लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये राइटिंग मोड हम करके देखते हैं। राइटिंग मोड की यहाँ पर एग्जांपल भी होगी, तो चूँकि टाइम कम है तो इसलिए जल्दी से हम ना इसकी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके उसके साथ यूज़ कर लेते हैं। तो ये रीडिंग मोड के सारे एग्जांपल्स हैं, ये राइटिंग मोड के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है विद, यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिखता हूँ। मेरी फ़ाइल का नाम क्या है भाई? data.txt। मैंने यहाँ पे लिखा है विद, ओपन, विद का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया और ओपन की कमांड लिखी, आगे फ़ाइल का नाम लिखा, आगे मैंने कोमे के बाद लिख दिया W मीन्स राइटिंग मोड। राइटिंग मोड के लिए W होगा, R रीडिंग मोड के लिए होगा, या डिफरेंट मोड्स का टेबल है, वो टेबल आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड भी लिख सकते हैं, मोड इज़ इक्वल टू W, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं W, ठीक है, सिंगल कोट्स में। W का मतलब राइटिंग फॉर एज फाइल। अब जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ना विद ओपन का मतलब ये है कि जब आप विद के कीवर्ड से कोई भी चीज़ कनेक्शन करेंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो जब तक ये वाली लाइन ऑफ कोड चलती रहेंगी, यानी इसके नीचे इस ब्लॉक के अंदर जब तक चलता रहेगा तब तक फाइल के साथ आपका कनेक्शन ओपन रहेगा। जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आएगा फाइल के साथ आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ये विद हम तब लगाते हैं कि अगर हमें कभी f.close लिखना भूल गया है, जैसे हमें f.close यहाँ पे लिखा था ये भूल गया है, तो हम विद के अंदर वो कमांड लिखते जाएं। अब विद के अंदर जब तक इस ब्लॉक के अंदर रहेगा ये वाली कमांड्स चलती रहेंगी तब तक कनेक्शन रहेगा। जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आएगा कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर विद का इस्तेमाल किया और हमने कहा कि उस फाइल को ओपन करें राइटिंग मोड में और उस फाइल का जो वेरिएबल है वो किस वेरिएबल में स्टोर करवा दे, ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल में स्टोर करा दे, फाइल के नाम से। सेम टू सेम यही काम है जो हमने यहाँ किया था। यहाँ हमने फ़ाइल के नाम को बाद में लिख दिया है एज़ करके कि यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाए और इस वेरिएबल में स्टोर करवा दे और स्टार्ट में विद लगा दिया ताकि ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्लोज भी हो जाए। ठीक है। अब राइटिंग मोड में है तो राइटिंग मोड में होने की वजह से क्या होगा कि मैं इसमें कोई डाटा राइट करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा file.write और आगे लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब मैं यहाँ पर जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये होगा कि इस फाइल में मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है ये इस फाइल में ऐड हो जाएगी। एक मिनट, ये पहले की मैंने ओपन की हुई थी, चलाते हैं, देखते हैं इसमें आई कि नहीं। आ गई। पहले वाला डाटा कहाँ गया? मैंने राइटिंग मोड में लिखा था तो उसने क्या किया, मेरे डाटा को पहले वाले तमाम डाटा पे ओवरराइट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई? ठीक है कि आगे ना डाटा मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद तो नहीं लिखा फाइल में, वो तो मैंने उधर कहा था कि उसने फाइल के अंदर डाटा ओवरराइट कर दिया। तो ये हमारे पास राइटिंग मोड होता है कि फ़ाइल के अंदर डाटा। अब मैं इस राइटिंग मोड के थ्रू अगर कोई कमांड लिखता हूँ ना ऐसे, यानी इस कोड को मैं कॉपी किया और मैं इस कोड को यहाँ लेके आया, तो इस कोड में अगर मैं कुछ कमांड लिखता हूँ ना file.read तो मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने
किस मोड में ओपन किया हुआ है इसको, राइटिंग मोड में। तो मैं जब राइटिंग मोड में ऑन करूँगा तो मैं रीड की कमांड नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि सिर्फ अब राइटिंग ही कर सकता है, फाइल में डाटा ऐड ही कर सकते हैं, उससे डाटा पढ़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते फाइल में डाटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली होती है। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट मोड्स पे, कौन कौन से मोड्स हैं इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ। बेसिक तो आपको समझ आ गई है, रीडिंग और राइटिंग। अब फाइल के डिफरेंट मोड्स हैं। अब एक मसला आ रहा था हमारे पास कि अभी हमने राइटिंग मोड देखा, तो राइटिंग मोड में क्या होता है कि पुराना वाला डाटा फाइल का चला जाता है। ठीक है, और फाइल में कोई डाटा रीड भी नहीं कर सकते। जब राइटिंग है तो फिर सिर्फ राइटिंग करवा सकते हैं। अगर रीडिंग मोड है, आर है, तो सिर्फ फिर फाइल से क्या कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो एक मोड और होता है आर प्लस। आर प्लस में क्या कर सकते हैं, ओपन्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, फाइल के अंदर डाटा रीड भी कर सकते हैं और फाइल के अंदर डाटा रखवा भी सकते हैं। आगे उसने कहा है कैन नॉट ट्रंकेट द फाइल। ट्रंकेट का मतलब कि फ़ाइल का डाटा सारे का सारा खाली नहीं कर सकते फाइल को। ट्रंकेट का मतलब होता है खाली करना। तो आर प्लस अगर लिखेंगे तो फाइल में डाटा रीड भी कर सकते हैं। फाइल डॉट रीड, रीड लाइंस, ये सारे काम भी हो रहे होंगे, और फाइल डॉट राइट ये भी काम हो रहा होगा। तो रीडिंग राइटिंग दोनों काम हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद एक मोड है डब्ल्यू प्लस, फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। इसमें भी दोनों काम हो रहे होंगे। एंड कैन ट्रंकेट अ फाइल, और फाइल को खाली भी कर सकते हैं, फाइल का सारा डाटा क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोड है। फिर उसके बाद ए का मोड है। अभी हमारे पास एक मसला क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि हमने जब फाइल में डाटा राइट किया था, तो राइट करने से हो ये रहा था कि पुराना वाला डाटा उसके ऊपर ओवर राइट हो गया था, पुराने वाला डाटा ख़त्म हो गया। हम ये चाहते हैं कि पुराने वाला डाटा तो रहे और जो नया डाटा हम ऐड करें वो उससे आगे ऐड हो जाए, पुराने वाला डाटा हमारे पास ज़ाया ना हो जाए, वो वेस्ट ना हो जाए। तो उसके लिए ए का मोड होता है अपेंड का मोड। अपेंड क्या करता है, पुराने वाले डाटा के आगे से नया डाटा ऐड कर देता फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये अपेंड वाले की। बाकी एग्जांपल डिफरेंट हैं, ये आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी एग्जांपल्स ही हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ए वाले की। ए वाले में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बल्कि अपने कोड के थ्रू एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ क्या देखनी है। अच्छा, ये मेरे पास एक फ़ाइल है। इस फाइल में मैंने कुछ भी लिखा है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपने किसी दोस्त का नाम लिख दिया इस तरह। ये मैंने दो चीज़ें लिखी। ठीक है, फाइल में कह रहा फाइल चेंज हो गई है। ठीक है, ओवर राइट, मैंने कहा ठीक है इसमें ओवर राइट कर दो। और अच्छा, मैंने अब इसमें दो लाइनें लिखी हैं, फाइल में ऑलरेडी दो लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में क्या हो, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ आ जाए, लेकिन मेरे वाले जो नाम है वो डिलीट ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल में यहाँ पर ए का मोड दे दूँगा। ए मीन्स अपेंड। अब मेरे वाले नाम तो रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद भी फाइल में लिखा हुआ आ जाएगा। चलाया इसको, देखा फाइल में आया कि नहीं, को रिफ्रेश करते हैं शायद। अब शायद आ गया मेरा वाला नाम कामरान अली, और जहाँ मेरा कर्सर ख़त्म होता है उसके आगे ही पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ आ गया। वो एक दफ़ा मैंने किया था तो वो आ गया था, लेकिन वो रिफ़्रेश नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा किया तो फिर दो दफ़ा आ गया। ठीक है, सर ये जो फाइल है अगर ये ऑलरेडी ओपन है तो असूलन तो उसको कंपाइलर को इस फाइल को नहीं एक्सेस करना चाहिए। कौन से मुझे समझ नहीं आई। मल्टीपल कनेक्शन बन सकते हैं फाइल के साथ, तो मल्टीपल रीड एंड राइट हो सकते हैं एट अ टाइम। देखिए आपने खोली हुई थी ना वो फाइल, मैंने ये फ़ाइल ओपन की हुई हाँ थी। जी ओपन की हुई थी आपने हाँ फाइल, और मीनवाइल आपने उस पे ऑपरेशन भी किया राइट का जी। और उसने वो आपको करने दिया। नहीं, बेसिकली ये वाली फ़ाइल मैंने यहाँ पे ओपन नहीं की थी, अभी देखो मैंने क्लोज़ की हुई है। ठीक है, अभी मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है। जब मैं ओपन कर रहा था ना तो फिर ये इसमें नहीं हो रहा था, अपडेट नहीं हो रहा था। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब इस फाइल के अंदर ये चीज़ें हैं, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया और इस फाइल को ना मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल सेव हो गई। अब मैं जब इसको चलाता हूँ, मैंने फ़ाइल से ओपन किया और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद से पहले ना /n भी दे रहा हूँ ताकि एक लाइन छोड़ के नीचे आए पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ तो अब ये फ़ाइल अपडेट हुई है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब अगर ये ओपन है ऐसे, अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है,
इस फाइल में कुछ भी नहीं आया, नहीं ना आया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन हुई हुई है, वो प्रीवियस व्यू दिखा रही है मेरे पास प्रीवियस व्यू दिखा रही है। वो जो न्यू अपडेशन है वो नहीं दिखा रही, क्योंकि वो न्यू अपडेशन तो उसमें नहीं आई है ना। आप बंद करके चलाएंगे तो दिखाएगा ना। हाँ, एक दफ़ा अगर मैं इसको बंद करके दोबारा फिर चलाता हूँ अब दिखाएगा, क्योंकि जब दोबारा उसको बंद किया तो वो रिफ़्रेश हुई और वो जो अपडेशन उसके अंदर दोबारा हुई थी वो दोबारा वापस, यानी कैशे से दोबारा उसके अंदर वापस आ गई। एट ए टाइम फाइल के साथ 2-3 कनेक्शन बन सकते हैं। एट अ टाइम हाँ, फाइल के साथ 2-3 कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ना हम एक सिंपल फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम बेसिकली एक फ़ाइल के साथ जो मल्टीपल कनेक्शंस नहीं बनाते बल्कि हम सेशंस बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर एक फ़ाइल ओपन होती है, यानी डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास एक फ़ाइल है तो हम एक सेशन बनाते हैं। एक यूज़र है वो डेटाबेस पे काम कर रहा है, दूसरा यानी एक कंपनी के अंदर जो बड़ी डेटाबेस है उस पर एक टाइम में एक यूज़र तो काम नहीं ना कर सकता ना, मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। कोई डाटा एंट्री कर रहा है, कोई डाटा की मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहाँ पे हम सेशन बनाते हैं, हर यूज़र का सेशन होता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उससे वो क्या होता है कनेक्ट हो जाता है। वो हर सेशन के थ्रू एक फ़ाइल के अंदर डाटा अपडेट होता रहता है और वो साथ साथ जैसे जैसे वो कमिट करते रहते हैं साथ साथ वो डाटा बेस और वो डाटा की जो फाइल होती है वो रिफ़्रेश भी होती रहती है विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ताकि वो साथ साथ अपडेट होती रहे। तो एक फ़ाइल के साथ मल्टीपल कनेक्शंस बन सकते हैं। अगर मल्टीपल कनेक्शन नहीं बनेंगे तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, फिर तो डाटाबेस ही नहीं मैनेज हो सकती कि एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम सेशंस बनाते हैं, वो सेशंस वाला काम अलग चीज़ है। वो जहाँ हम APIs जब बनाते हैं ना पाइथन के अंदर, तब हम सेशंस बनाते हैं, पासवर्ड देते हैं, तब सेशंस डिफरेंट बने होते हैं जब डाटाबेस हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल एक क्लाइंट है हमारा लोकल होस्ट, उसी के थ्रू हम फाइल को रीड कर रहे हैं, उसी के थ्रू फाइल को राइट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर वो कम्प्लेक्स वाला काम नहीं हम कर रहे हैं जहाँ मल्टीपल सेशंस हों, उसके थ्रू कनेक्ट करवाएं और वहाँ पर हम डाटा स्टोर करवाएं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सर यहाँ पे पेज फ्रेश नहीं कर सकते, लाजमी है बंद करके ओपन करें फाइल को। यहाँ पर बेसिकली बंद करके हमें इसलिए ओपन करना पड़ेगा कि जब हमारे पास जो फाइल ओपन है ना, तो हमारे पास वो कैशे के अंदर जो डाटा है ना, फाइल की कैशे में जो डाटा है वो हमें दिखा रहा है। कैशे में पुराना वाला डाटा है, वो पुराना डाटा दिखा रहा है। जब हम उसको बंद करते हैं तो दोबारा फाइल रिफ़्रेश होती है, वो कैशे से नया डाटा लेके आता है, दोबारा ओपन करते हैं तो फिर नया वाला डाटा दिखाता है, ठीक है। मतलब बंद करना लाजमी है। हाँ, फाइल को क्लोज़ करना लाजमी, क्योंकि क्लोज़ जब तक नहीं करेंगे तो वो कैशे से न्यू डाटा नहीं लेके आएगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ये डाटाबेस तो नहीं है ना कि वो खुद ब खुद ही फाइल रिफ़्रेश हो जाएगी। यानी यहाँ से जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो कंप्यूटर रिफ़्रेश होगा, फाइल की कैशे रिफ़्रेश नहीं होगी, ठीक है। वो कंप्यूटर रिफ़्रेश होगा उससे। डाटाबेस के अंदर रिफ़्रेश की ऑप्शन होती है, जो डाटाबेस हमने बनाई होती है उसमें रिफ़्रेश की ऑप्शन होती है कि वो साथ साथ उसको अपडेट करता रहता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का और कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सबको? अच्छा, मेरे ख्याल से ये फ़ाइल हैंडलिंग यहाँ तक काफ़ी है। अब थोड़े से जो 5-10 मिनट रह गए हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कल लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी क्या करना है देखना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, जल्दी से इसके बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ मैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे एक दफ़ा रिवाइज़ करने के बाद। तो अब ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इनको ज़रा गौर से सुनना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। जो हम एक्सेस देंगे वो इसी में होगा ना, कंट्रोल एक्सेस। कंट्रोल एक्सेस कौन सा? मींस कि हम अगर किसी क्लाइंट को कुछ भी देंगे तो हम उसको कितनी लिमिट में एक्सेस दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें डाटाबेस में हैंडल होती हैं, वो हम करते हैं। वो सारी वो इस सिंपल पाइथन के लिए वो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम लाइब्रेरीज के थ्रू वो एक्सेस वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं कि ये एक्सेस हो। वहाँ पर JWT टोकन्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये ध्यान से समझना है सबने, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लास। एक क्लास क्या होती है, ये वाली क्लास नहीं जो यहाँ पे बैठी हुई है। क्लास नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। एक आर्किटेक्ट वो एक बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, पूरा उसका पूरा डिज़ाइन बनाता है एक पेज के ऊपर, ठीक है। वो उसने पूरा डिज़ाइन बना लिया, पेज के ऊपर एक डिज़ाइन बन गया। क्या वो डिज़ाइन जो उसने पेज के ऊपर बनाया है, किसी पेपर के ऊपर जो पूरा डिज़ाइन बनाया है, नक्शा बनाया है उस बिल्डिंग का,
क्या वो नक्शा फिज़िकली एग्जिस्ट करता है? क्या वो बिल्डिंग जो उसने बनाई है पेज के ऊपर, क्या वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है? नहीं ना, अभी तो उसने बनाई है, बिल्डिंग तो बाद में बनेगी, नक्शा उसने पहले बना लिया। अब वो जो नक्शा उसने पेज के ऊपर बनाया है, वो नक्शा, वो ड्राइंग, वो फिज़िकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल वर्ल्ड में उसकी अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जब उस नक्शे के ऊपर डिफरेंट इंजीनियर्स काम करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस नक्शे के मुताबिक जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो अब उस बिल्डिंग की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होगी रियल वर्ल्ड में। जब तक नक्शा था तब तक उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, जब वो बिल्डिंग तैयार होगी अब उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जो नक्शा है ना हमारे पास, जो मैप है उस पूरी की पूरी बिल्डिंग का, जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं दैट इज़ क्लास। ठीक है, और जो उस बिल्डिंग की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी बेशुमार मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की, कि एनीथिंग दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी चीज़ जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसकी फ़िज़िकल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे माइंड में उसकी एग्जिस्टेंस है, हमारे माइंड में उसका कंसेप्ट है। ठीक है, फ़िज़िकल लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे हम कहेंगे दैट इज़ क्लास। वो प्रोग्रामिंग के अंदर उसे क्लास कहा जाता है। और जब उसकी फ़िज़िकल लाइफ में एग्जिस्टेंस आ जाती है तो फिर उसे हम कहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर एग्जांपल, आप जब प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्लास बनाएंगे, आपके पास एक प्रोग्राम है, पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, कोई भी लैंग्वेज में जब आप एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास की एग्जिस्टेंस, अब प्रोग्रामिंग के अंदर जितना भी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, जितना भी हमारा प्रोग्राम जो चल रहा होता है, वो सारा कहाँ चल रहा होता है? हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम कहाँ, किस जगह चल रहा होता है? कंप्यूटर के किस हिस्से में चल रहा होता है? मेमोरी में, रैम में। तो जब हम कोई क्लास बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई भी क्लास बनाते हैं, वो क्लास, उसकी मेमोरी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हमने कोई भी क्लास बनाई, उस क्लास की मेमोरी में एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अब उस क्लास की मेमोरी में एग्जिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, अब उस क्लास के मेथड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर एक पेज के ऊपर बनी है तो आप उस बिल्डिंग में रह नहीं सकते। ठीक है, उसमें चल फिर नहीं सकते, उस बिल्डिंग में आप आराम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो पेज पे है, उसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब वो बिल्डिंग रियल वर्ल्ड में बन जाएगी, फिर आप उसमें रह लें, आप उसमें आराम कर लें, चल फिर लें उसमें। ठीक है, उसके अंदर कॉफ़ी पी लें, ये सारे काम आप बिल्डिंग में कर सकते हैं जब उसकी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होगी। जब तक पेज पे है तब तक नहीं कर सकते। सेम टू सेम प्रोग्रामिंग में जब हमने कोई क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ जो भी चीज़ें हैं, उस क्लास का हमें तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक हम उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड का यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बन जाए। जब उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रिंट करवा लें, उनको यूज़ कर लें, जिस तरह से भी हमने करना है वो कर लें। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आ गई क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं। कोई भी इंसान है ना, ये अगर आप रियल वर्ल्ड के लिहाज से समझेंगे ना तो ये आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी समझाता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट, आज तो मैं काफ़ी थोड़ा तेज़ समझा रहा हूँ, मैं काफ़ी इस पर टाइम लगाता हूँ। तो क्लास और ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड के हिसाब से इसको समझेंगे ना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि हम सारे यहाँ पर क्या हैं, क्लास हैं या ऑब्जेक्ट हैं? ऑब्जेक्ट है ना। हर चीज़ जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, हर चीज़ जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है वो एक ऑब्जेक्ट होगी। हमारी क्लास क्या होगी? क्या हो सकती है वो? नहीं, हमारी क्लास, हम ऑब्जेक्ट हैं, क्लास इसकी क्या होगी? आज से हज़ारों साल पहले जो अल्लाह ताला की तकदीर में लिखा हुआ था कि हमने इस जगह पर पैदा होना है, इस तरह के हमारे खदो खाल होंगे, इतनी उम्र होगी, इतनी ज़िंदगी होगी, इस तरह की शक्ल होगी, इस तरह का रंग होगा,
वो जो तकदीर के अंदर लिखा हुआ है ना, वो है क्लास। ठीक है, वो क्लास है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जब इम्प्लीमेंट हुई उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस आई, तो अब हम उसका ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट हैं, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, ह्यूमन्स आर ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है, हम में दो चीज़ें हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक होते हैं उसके मेथड्स। ठीक है, अब जिस तरह से मैं हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स मेरा कोई नाम है, ठीक है, मेरी कोई हाइट है, कोई एज है, कोई ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेरे बालों का कोई कलर है, मेरे फेस का जो है वो कोई बनावट है, कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे डीएनए और जीन्स की कोई जिसे कह लें कि इंटरकनेक्शन है, कोई यूनिक किस्म का, मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं यूनिक किस्म के। ये सारी की मेरी कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे किसी दूसरे इंसान से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं, मुझे किसी दूसरे इंसान से अलग कर रही हैं। मेरा नाम किसी दूसरे इंसान का नाम नहीं होगा, नाम अगर सेम हो तो मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा, ब्लड ग्रुप सेम हो तो फिंगरप्रिंट्स तो सेम नहीं होंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सेम भी हों, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी बेस पर मेरा और दूसरे इंसान का एक फ़र्क होगा कि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, फेस की बेस पे हो सकता है, फेस जो मेरा है वो दूसरे इंसान का तो नहीं हो सकता। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, अनलिमिटेड है ना, ये तो नहीं हो सकता सिर्फ नेम है, एज है, ब्लड ग्रुप है, फादर नेम है, फ़ोन नंबर है, ये 4-5 प्रॉपर्टीज़। अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरे जो है वो सर में कितने बाल हैं, ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। हो सकता है आपके सर में उतने ना हो। ठीक है, कानों की शेप क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आँखों और नाक के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फिनिट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा मेरे में और क्या चीज़ है, मेरे कुछ मेथड्स हैं, कुछ एक्शंस हैं। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, किसी चीज़ को उठा सकता हूँ, ठीक है, सो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये सारे क्या हैं, मेरे एक्शंस हैं ना। दीज आर द मेथड्स, ये मेथड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे मेथड्स, और ये भी इन्फिनिट है, ये भी कोई लिमिटेड नहीं है, ये भी इन्फिनिट है। इन्फिनिट किस लिहाज से, 5 सेंसेस तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या आपको इस टाइम पे मेरा एक जिस्म में एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मूव कर रहा है, तो वो भी तो एक एक्शन ही हो रहा है ना, वो आपको नज़र आ रहा है, वो भी तो मेरा एक एक्शन ही है एक तरह का। ठीक है, चाहे वो एक अनअवेयरनेस में आता है कि वो मुझे अवेयर नहीं है कि वो किस तरह से हो रहा है, लेकिन बट वो हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल एक्शंस भी हो सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ऑब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं तो इस दुनिया में मौजूद हूँ, मेरी क्लास क्या होगी? नहीं, क्लास क्या होगी? क्लास वो जो तकदीर लिखी हुई है, क्या उस तकदीर में ये तमाम चीज़ें मेरे ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी? डिफ़ाइन की होंगी ना। तो सेम टू सेम इससे ये पता चला कि जब हमारे पास प्रोग्रामिंग में कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स क्लास में लिखे गए होते हैं। ठीक है, क्लास में लिखे गए होते हैं। तो हम जब एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में हम कोई भी क्लास प्रोग्रामिंग में जो हम बनाते हैं, उस क्लास में हम तमाम तर मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, और वो मेथड्स और वो प्रॉपर्टीज़ ये बता रही होती हैं कि जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जब हमारा जो काम है, हम नॉर्मली क्लास बनाते हैं। पहले सबसे पहले तकदीर लिखी गई है ना, उसके बाद फिर इंसान बना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, मेथड्स लिखेंगे। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट में वही प्रॉपर्टीज़ होंगी और वही मेथड्स होंगे, उससे हट के ना कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी ना कोई मेथड्स होंगे। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई?
तो ये होता है क्लास के और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस और प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स में डिफरेंस, ठीक है। अब बाकी इसके जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो भी सारे इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है और इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? चलें ठीक है।